अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। सबसे पहले रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। बहुत से ममालिक में आज और पाकिस्तान में कल पहला रोज़ा होगा। लेकिन दुनिया में जहाँ पर भी इस वक्त मुसलमान सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली गज़ा में, पैलेस्टाइन में, जिधर 7 अक्टूबर के बाद से हेल ब्रेक लूज़ की सिचुएशन है, ये कोशिशें रही हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं कि रमज़ान में उस उधर की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, वहाँ के हालात को मुसलमानों के हक में बेहतर बनाया जा सके, एक सीज़ फायर हो जाए। इसमें किस हद तक सक्सेस मिली है अथॉरिटीज़ को, साथ-साथ जी ऑस्कर्स हुए हैं, ऑस्कर अवार्ड्स, वहाँ पर भी पैलेस्टाइन से मुतल्लिक जो मामलात रहे उसको डिस्कस करेंगे। फवाद चौधरी की आज एहतसाब अदालत में हियरिंग थी, लेकिन उधर उनकी अच्छी खासी लड़ाई हो गई है उनके भाई के साथ। पाकिस्तान के जो नए सदर हैं जी, नौ मुंतखब सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुतल्लिक एक नई कंट्रोवर्सी बन गई है। सख्त क्रिटिसिज्म का सामना है उनको, उससे मुतल्लिक उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने समाअत की है आज जी, सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक जो केस था, और उसमें आईजी इस्लामाबाद को उन्होंने लिटरल टर्म्स में उड़ा के रख दिया है। बहुत सख्त किस्म की जो है ये हियरिंग रही। आईजी इस्लामाबाद का तो आज का दिन मेरा ख़्याल है इतना बुरा किसी का दिन नहीं गुज़रा होगा जितना आईजी इस्लामाबाद जो आईजी इस्लामाबाद है उनका गुज़रा है। आखिर में पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में एक और स्टेप अहेड, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कल के प्रोटेस्ट से मुतल्लिक थोड़ी बात कर लेते हैं, जिसमें पंजाब पुलिस ने पावर शो किया, फुल फोर्स का इस्तेमाल किया है। पकड़ धकड़ हुई, आम लोगों की ही नहीं सिर्फ बल्कि पीटीआई के लीडर्स को भी पंजाब पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया गया था। उमर अयूब ने मरियम नवाज़ को और पंजाब हुकूमत को सख्त क्रिटिसाइज़ किया है आज, और उनका कहना था कि जो पंजाब पुलिस है इतना रूथलेस बिहेव कर रही है, बेसिकली ये सब कुछ मरियम नवाज़ के ऑर्डर्स पर हो रहा है। डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं उनको कि इस तरीके से ट्रीट करें एहतजाज करने वाले लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को और उनके जो लीडर्स हैं उनको भी। लतीफ़ खोसा ने भी इसी किस्म की बात की। उनका कहना था कि डंडे के ज़ोर पर ये गैर आइनी हुकूमत जो हमारे सरों पर मुसल्लत हो गई है, मुल्क को चलाना चाहती है, हुकूमत को चलाना चाहती है और अवाम को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकेंगे। इस तरीके से जी पीटीआई के मामलात चल रहे हैं। मरियम नवाज़ के साथ जो क्रिटिसिज्म कांस्टेंट हो रहा है वो भी साथ साथ ही ऑन गोइंग है। पीटीआई के जो प्रोटेस्ट हैं कल संडे के दिन का, वो आखिरी नहीं था, ये ऑलमोस्ट वीकली बेसिस के ऊपर कंडक्ट करने के प्लान्स रखते हैं। फिर जहाँ तक फवाद चौधरी की बात है, तो आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में उनकी पेशी थी और उसके मौके पर उनकी वाइफ और उनके भाई के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। फैसल चौधरी अपने वकील कैसर इमाम से बातचीत कर रहे थे जब हिबा चौधरी ने अलेजेडली उनको इंटरप्ट किया, जिससे वो सख्त गुस्से में आ गए। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी खासी बातें सुनाई। हिबा चौधरी ने फवाद चौधरी के मामू को भी एक्यूज़ किया कि आप फैसल चौधरी को बहुत सपोर्ट करते हैं, उसी की साइड के हैं, जिस पर फैसल चौधरी और गुस्से में आए। खैर इवेंचुअली फवाद चौधरी ने अपनी वाइफ को, हिबा चौधरी को काम डाउन किया, मामले को सेटल डाउन किया और अपने भाई को कहा कि जब भी आप हेयरिंग के दौरान आते हैं तो कोई नई लड़ाई हो जाती है, नया पंगा पड़ जाता है। खैर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि फॉर्म 47 से बनी इस हुकूमत का हिस्सा बनने की मुझे ऑफ़र थी, लेकिन मैंने इनकार किया और उसी की सज़ा मुझे दी जा रही है कि मैंने फॉर्म 47 की इस हुकूमत का एमएनए नहीं बना। अगर फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, एहतजाज का ऐलान कर दिया, तो ये हुकूमत अगस्त से ज़्यादा नहीं चल सकेगी, ये भी उनका कहना था। खैर जी, आज 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। इसकी तकरीब जी ऐवान सदर में हुई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी काबीना से हल्फ लिया, जबकि इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। हल्फ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ हसन इकबाल, खालिद मकबूल सदीकी, मोहसिन नकवी, अता उल्लाह तारड़, कैसर शेख, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगज़ेब, अहमद चीमा जैसे नाम शामिल हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का पहला इजलास भी आज शाम को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक सेनेटर इसहाक डार वजारत ख़ारजा और सेनेटर मुसद्दिक मलिक को एनर्जी और पेट्रोलियम का वज़ीर बनाया जा सकता है, जबकि 3 मशीरों को भी वफाकी वज़ीर बनाया जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना, अहमद चीमा को मशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है। अता तारड़ को वज़ीर इत्तलाआत, रियाज़ हुसैन पीरज़ादा को वज़ारत बैनुस्सवाबी राबता और सालिक हुसैन चौधरी को हाउसिंग की वज़ारत दिए जाने के इम्कानात हैं, जबकि अब्दुल अलीम ख़ान भी कोई एक, उनको भी कोई एक वज़ारत इस सारे
प्रोसेस में मिल जाएगी। डिवीजन शुरू हो गई है। वो जो एक लफ्ज़ आजकल ट्विटर पे आप सुनने को आप देखते ही होंगे कि माले गनीमत बँट रहा है। आखिर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी के साथ एक और कंट्रोवर्सी जो अटैच हो गई है और उससे मुतल्लिक क्रिटिसिज्म आ रहा है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने और प्रेसिडेंट ने आसिफा भुट्टो का नाम एज द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किया है। आसिफा भुट्टो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी की बेटी हैं। यूजुअली नॉर्म तो यही अब देखने में आती है चीज़ कि जो प्रेसिडेंट की वाइफ है, स्पाउस है, हमेशा फर्स्ट लेडी वही बनेगी। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में, लीगल टर्म्स में ये ज़रूरी नहीं है। ओकेजनली आप चाहें तो अपने सिबलिंग को या किसी रिलेटिव को फर्स्ट लेडी की ड्यूटीज़ दे सकते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, हिस्ट्री में चीज़ें हो चुकी हैं। मार्गरेट विल्सन जो कि वुडरो विल्सन यूएसए के प्रेसिडेंट की बेटी थी, वो वाइट हाउस की फ़र्स्ट लेडी की ड्यूटीज़ संभालती थीं। और सिर्फ सिबलिंग या बेटी तक ये चीज़ नहीं रुकती है। यूएसए के 7th प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन की वाइफ की उनकी इनॉग्रेशन एज द प्रेसिडेंट के कुछ अरसे बाद ही डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से फिर उनकी नीस एमिली डॉल्सन ने वो सब ड्यूटीज़ जो थी एज द फर्स्ट लेडी ऑफ द वाइट हाउस संभाली थी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि जी जो आपके 17th, आपके नहीं, यूएसए के जो 17th प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जॉनसन, उनकी वाइफ एलिजा, शी वाज वेरी शाय। पब्लिक मीटिंग्स के लिए जो फर्स्ट लेडी की ड्यूटीज़ होती हैं उन सारी चीज़ों के लिए वो बहुत शाय थी। तो इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को, जो एल्डेस्ट बेटी थी, वो सारी ड्यूटीज़ उनको दे दी थी, जिनका नाम था जी मार्था जॉनसन। तो यानी कि इवन अलाइव है फर्स्ट लेडी, वो शाय है, तब भी वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं एज द फर्स्ट लेडी अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये बड़ी कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, कम्प्लीटली नॉर्मल है। जस्ट शेयर्ड फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि लोगों को पता लगे कि हर चीज़ जो है वो ड्रामा क्रिएट करने के लिए नहीं होती है। खैर, जहाँ तक सहाफ़ियों को हरासा किए जाने से मुतल्लिक केस की समाअत की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सहाफ़ियों को FIA के नोटिस दिए जाने और हरासा किए जाने के खिलाफ केस की समाअत की है। समाअत के दौरान काजी फायज ईसा ने IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगा सके आप। उन्होंने अटार्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटार्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के IG हैं? इन IG को हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए, क्या इनको 4 सदियां दरकार हैं? चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद से कहा कि पूरा मुल्क आपकी कारकर्दगी देख रहा है। IG इस्लामाबाद के रवैये से लगता है कि वो सहूलत कारी कर रहे हैं। किसी सहाफ़ी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो, सेफ सिटी कैमरे ख़राब हो जाते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि असद तूर इस वक्त जेल में मौजूद हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि वो जेल में किस वजह से मौजूद हैं इस वक्त। इस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि असद तूर के खिलाफ एक FIR दर्ज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि असद तूर के खिलाफ मुकदमे में संगीन नोयत की दफात आयद की गई हैं। हसास मालूमात समेत आयद दीगर दफात का इतलाक कैसे हो सकता है? इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया है कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है, जबकि FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक मौजूद नहीं है। ये तो आप अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, ना रजिस्ट्रार ने। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज ख़राब हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि जी अब हम अदलिया को बदनाम करने पर FIA के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं? FIA के मुतलका अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। ISI का नुमाइंदा JIT में कैसे शामिल हो सकता है? ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। कानून का नफाज ISI के दायरा इख्तियार से बाहर है। IG इस्लामाबाद जब उनको काजी फायज ईसा को कोर्ट में माय लॉर्ड कहकर मुखातिब करते थे या जवाब देना चाहते थे, तो उसके ऊपर भी काजी फायज ईसा सख्त नाराज़ हो गए। उनका कहना था, अगर आपने एक और दफ़ा मुझे माय लॉर्ड कहा तो आपको जो है जुर्माना होगा। इस तरीके से जो है ये हेयरिंग रही। इस वक्त बेसिकली इसकी अगर आप एनालिसिस करें तो ये बात इसमें क्लियर होती है कि असद तूर के ऊपर या फिर इमरान रियाज ख़ान को जब गिरफ़्तार किया गया था, तो जो फर्स्ट इमेज था वो यही था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसमें मौजूद है, ख़ास तौर पे असद तूर के साथ, क्योंकि जब भी उनकी कोई हेयरिंग हुई है और वो जज से मिल के बाहर आते हैं तो वो शुक्रिया चीफ जस्टिस कहते हुए जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो उससे यही पता लग रहा था कि काजी फायज ईसा साहब हैं जिन्होंने इन जर्नलिस्ट की बातें दिल पर ले ली थी और फ़ौरन उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई का हुक्म दे दिया था। लेकिन अभी इसमें जो चीज़ इस हेयरिंग के दौरान नज़र आई है वो यही है कि काजी फायज ईसा साहब का कहना है कि हम आपके ऊपर
ریلائی کر رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اور اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، لیکن ہم نے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں کی کسی سے متعلق کہ کسی نے ہمارے توہین عدالت کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی توہین عدالت کرتے پھر رہے ہیں، ہمارے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہیئرنگ جاتی ہے، لیکن اسد طور کے ریلیز سے متعلق اور کسی چیز سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ 10 دن ہو گئے ہیں اس وقت اسد طور صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں۔ جہاں تک جی ابھی جو میں نے بات کی تھی غزہ سے متعلق، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں جہاں پر سفرنگ ہو رہی ہے، خاص طور پہ پیلسٹائن، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ایکسپیکٹیشنز یہی تھیں، کوششیں یہی تھیں کہ ایٹ لیسٹ اس منتھ میں یا اس منتھ سے آنورڈز آپ پیلسٹائن کے حالات کو بہتر بنا سکیں، وہاں پر سیز فائر کی کوئی جو ہے وہ پاسبلٹی بن پائے، لیکن ابھی نیتن یاہو کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے جو بیان آیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ دیر ول بی نو سیز فائر، پیلسٹائن میں کوئی سیز فائر نہیں ہوگا رمضان میں، یہ کہا ہے اسرائیل نے۔ فردر امریکہ سے متعلق، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے متعلق انہوں نے اچھا خاصا برہمی کا اظہار کیا ہے، کرٹیسائز کیا ہے جو بائیڈن کو، نیتن یاہو نے، اسرائیل کے پرائم منسٹر نے، کہ یہ غزہ کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، امریکہ نے اسرائیل کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے۔ فردر 96 آسکر ایوارڈز ہوئے ہیں اور اس کے دوران بھی غزہ سے متعلق پروٹیسٹ جاری رہا ہے۔ بہت سے ایکٹرز ریڈ پنز اپنے ڈریسز کے اوپر لگا کر ریڈ کارپٹ کا حصہ بنے، اور وہ ریڈ پن ریپرزینٹ کر رہا تھا پیلسٹائن کو، غزہ کو، فریڈم کو اور سیز فائر کو۔ ہالی ووڈ سٹار مارک ریفلو، بلی آئلش اور کامیڈین رامی یوسف سمیت متعدد فنکاروں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے سرخ پنوں کو اپنے لباس کا حصہ بنایا۔ ریڈ کارپٹ پر انٹرویو دیتے ہوئے رامی یوسف کا کہنا تھا کہ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس جنگ میں ہر ایک کا تحفظ چاہتے ہیں، فلسطینی عوام کے لیے انصاف اور امن کے خواہش مند ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو قتل کرنا بند کرو۔ یہ پن انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے افراد پر مشتمل ایک گروپ ہے آرٹسٹ کا، ان کی طرف سے انٹروڈیوس کروائی گئی تھیں۔ آسکر ایوارڈز کے موقع پر فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والے افراد نے اس مرکز کے سامنے بھی ٹریفک بلاک کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے جو ایکٹرز تھے ان کو آسکرز تک پہنچنا مشکل ہو گیا تھا، اور اس کے رزلٹ میں جو ہے آسکر کی طرف سے گولف کارٹس بھیجی گئی تھی تاکہ ان کو وہاں سے ریسکیو کیا جا سکے ٹریفک سے، اور ان کو ٹائم پہ ایوارڈ سیریمنی کا حصہ بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر رابرٹ اوپن ہائمر سے متعلق اس سال ایک فلم بنائی گئی تھی، اس کو 7 آسکر ایوارڈز ملے ہیں، اور اس طرح سے جی یہ اس سال کی سب سے زیادہ آسکر جیتنے والی فلم بن گئی ہے۔ ڈاکٹر رابرٹ اوپن ہائمر جو تھے سب سے پہلا اٹامک بام بنانے والے سائنٹسٹ کے طور پہ ان کا نام موجود ہے۔ ورلڈ وار 2 میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ شاید نازی جرمنی نیوکلیئر ویپنز بنا رہی ہے، اٹامک ویپنز مینوفیکچر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے تھریٹ سمجھتے ہوئے امریکہ نے، گریٹ برٹین اور کینیڈا نے مل کے یہ مین ہیٹن پروجیکٹ کے طور پر یہ کام شروع کیا، جس کی لیڈ جو تھی، جس کی ڈائریکشنز اس میں کام جو سب سے زیادہ یوز ہوئی وہ ڈاکٹر رابرٹ کی ہی تھیں۔ انہوں نے اٹامک بامز بنائے، ایک کا نام تھا لٹل بوائے، دوسرا تھا فیٹ مین، پھر ان کو ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر پھینک دیا گیا جا کے۔ پھر تاریخ میں اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کی، کس لیول کی ڈسٹرکشن ہوئی تھی جاپان میں۔ خیر جی، اس فلم کو اوپن ہائمر جس کا نام ہے، اس دفعہ بہترین اداکار، سپورٹنگ اداکار، ڈائریکٹر، اوریجنل سکور، سینماٹوگرافی اور فلم ایڈیٹنگ کے ایوارڈز ملے ہیں۔ اس سے پہلے 3 فلموں کو 11 ایوارڈز مل چکے ہیں جو سب سے زیادہ آسکر جیتنے والی فلمز ہیں، جس میں جی 1959 میں بین ہر تھی، 1997 میں ٹائٹینک تھی، اور 2003 میں لارڈ آف دا رنگز کو جو ہے 11 آسکر ملے تھے۔ خیر اس طریقے سے یہاں تک یہ بات رہتی ہے۔ جہاں تک رشیا کی بات ہے تو ان کے آپ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، پاک روس تعلقات میں ایک سٹیپ ہیڈ ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن چلے گئے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق 16 ٹرکوں پر مشتمل پہلی کھیپ پھل لے کر روس پہنچ گئی ہے۔ سرکاری میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جی NLC کے ٹرک کینو لے کر 6000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد جی روس پہنچے ہیں۔ روسی حکام کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے NLC کے اقدامات کو سراہا گیا ہے۔ پاکستان نے اس سے پہلے بھی NLC کے تھرو جو ہے وسط ایشیائی ممالک کو گوشت، سی فوڈ اور ڈفرینٹ فروٹس کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر چکا ہے۔ خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔